वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1132 अभी आ चुका है। और इस चैप्टर के लिए इतना ब्रेक था कि मेरी आदत छूट गई थी हर हफ्ते चैप्टर को चेक करने के लिए। इस बार तो मैं भूल भी गया कि चैप्टर कब आया है। एनीवेज इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ है। इस चैप्टर को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो मैं तुम्हें ये इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ है। इनफैक्ट इस चैप्टर को ध्यान से अगर देखोगे तो शायद हमें आइडिया ये भी लग सकता है कि आखिर काइडो और बिग मॉम का वानो के बाद क्या हुआ। शैंक्स एक्चुअली में लूफी को कितना एडमायर करता है। शायद लूफी पूरी तरह से एल्बाफ को बर्बाद कर सकता है एंड इवन एल्बाफ पर ज्यादा देर तक रहना हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इस वाले मांगा को मैं पिछले वाले चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा जहां पर उसको मैंने 9.5 रेटिंग दी थी, बट अपने आप पे ये चैप्टर काफी सारी डिटेल्स लेकर आता है। अगर तुम्हें भी ये सारी डिटेल्स जानने तो वीडियो को जरूर देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर नंबर 1132 इस चैप्टर का टाइटल है एडवेंचर इन एल्बाफ। अभी ज्यादा एडवेंचर नहीं हुआ है, हमें सिर्फ एल्बाफ का एक स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिला है। और अगर तुम इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान दोगे और थोड़ा सा पिछला टाइम याद करने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमने वाहनों में 2021 के टाइम पर एंट्री ली थी। नहीं यार 2021 में नहीं ली थी, आई थिंक 2019 में हम वाहनों में एंट्री ले रहे थे। लेकिन यार देखो इस चैप्टर का कवर पेज बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत समय से हम यामाटो के सारे कवर पेजेस को बस ऐसे ही मजाक में ले रहे थे, बट ये वाला देख के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि यामाटो अलॉन्ग विथ टामा वगैरह के साथ घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच गई है जहां पर पहले प्रिजनर्स हुआ करते थे काइडो के। और यहाँ पर वो लोग दोबारा से एक नया कैसल बना रहे हैं। अभी देखकर तो उतना कुछ खास नहीं लगता है, बट एक्चुअली में अगर तुम्हें याद हो तो काफी सारे काइडो के पायरेट्स जो थे वो लोग वानो पे ही रह गए होंगे। इनफैक्ट काइडो और बिग मॉम खुद भी उनका कुछ अता पता नहीं चला कि वो मर गए, जिंदा है या फिर कहीं और चले गए हैं। तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि शायद हमें कवर पेज में रिवील हो जाए कि काइडो और बिग मॉम का आखिर क्या हुआ। और हो सकता है वो लोग अभी भी जिंदा हो, बहुत बुरे कंडीशन में हो और वानो के इसी कैसल में छुपे हुए होंगे। शायद अब कवर पेज स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी को लगी। एनीवेज चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जायंट पायरेट्स की जो शिप है वो अब एल्बाफ को अप्रोच करने वाली है। अगर तुम्हें याद हो तो शैंक्स वाले एपिसोड में जितने भी लोग थे जो शैंक्स के साइड से खड़े थे एल्बाफ के आइलैंड पर, वो सभी लोग भी अभी इस समय इन लोग का वेट कर रहे हैं। इनमें से एक बंदे का खुद का बार भी है जो कि ये चाहता है कि सारे के सारे जो पायरेट्स हैं अपने गेस्ट के साथ यहाँ पर आ जाएं ताकि उनका बहुत ज्यादा फायदा हो जाए दारू बेचकर। अब तुम लोग को जैसा कि पता है कि ये सभी लोग शैंक्स के अलायंस में भी हैं, तो शैंक्स की बात इन लोग को याद आ जाती है कि स्ट्रॉ हैट लूफी, इसका नाम याद रखना। अब इसके बाद जो अपना डोरी है वो एल्बाफ की तरफ देख के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा रेनबो नीचे गिर रहा होता है। वो कहता है कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है और चलो अब इस रेनबो पे चढ़ाई करते हैं। अभी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के लिए पहली बार है कि वो इतना बड़ा रेनबो देख रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि शायद दूसरे साइड में बारिश हो रही है, इसलिए इस तरफ रेनबो का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और सभी के सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हैं क्योंकि इतने पास आज तक कोई रेनबो के गया ही नहीं है, क्योंकि फिजिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। और जिम्बे तो ये भी बोल रहा है कि इस एंगल से तो हमें रेनबो दिखना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ब्रोगी इन लोग को बताता है कि देखो भाई ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, इसको तो तुम लोग हमारे आइलैंड पर अवेलेबल कुछ टूल से भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी इस टूल का नाम बहुत अजीब है, तो आगे अगर इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर ये कहां से आया है। अभी रेनबो ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को और भी ज्यादा अजीब लग रहा है। अब इससे पहले स्ट्रॉ हैट पायरेट्स कुछ समझ भी पाए, डोरी और ब्रोगी कहते हैं कि देखो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अब हम वर्टिकल चढ़ाई करने वाले हैं। और अगर तुम लोग को वानो का एंट्री सीन याद हो तो वानो में इन लोगों ने एक वाटरफॉल के ऊपर रिवर्स चढ़ाई की थी, सेम उसी तरह से अभी ये लोग इस रेनबो के ऊपर चढ़ रहे हैं। अब ये चीज देख के तो बहनचोद हम लोग और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स सब के सब कंफ्यूज हो गए हैं और वो पूछ रहे हैं कि भैया ये चल क्या रहा है। तो इस पर डोरी इन लोग को ये बताता है कि अरे भैया जो अपनी गांव है ना वो इस पेड़ के ऊपर है, तो हमें वहां तक जाना पड़ेगा। जैसे वो चीज तो हमें पता ही नहीं थी, हमें तो ये जानना है कि तुम लोग आखिर रेनबो पे कैसे चढ़ रहे हो। रॉबिन भी उन लोगों से पूछती है कि एक चीज बताओ यार, आखिर रेनबो के ऊपर शिप चलाना पॉसिबल कैसे है। और यहाँ पर फ्रांकी भी बोलता है कि भैया वो तो लाइट का सिर्फ एक रिफ्रैक्शन है, फिजिकल ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तुम उस पर चढ़ कैसे रहे हो। जिस पे डोरी और ब्रोगी चिल्लाकर बोलते हैं रेनबोज आर मेंट टू बी क्रॉस्ड, मतलब रेनबोज को पार करना हमारा धर्म है। ये कौन सी बात है भाई, चिल्ला के ये लोग बोल रहे हैं। लगता है इन लोगों ने पिछले ट्रिप पे कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी और जब ये लोग वापस आ रहे हैं तो इन्हें नशा चढ़ रहा है सिर्फ दारू को देखकर। कुछ लोग होते हैं ना बस देखते ही उनको नशा हो जाता है, ये उन्हीं लोगों में से। और उसके बाद हमें एक बड़े से पैनल में एक्चुअली में दिखता है कि बिल्कुल पानी की तरह ये लोग रेनबो के ऊपर बोट को लेकर फ्लोट कर रहे हैं। और यहाँ से मुझे यही चीज समझ में आ रही है कि एक्चुअली में ये कोई रेनबो एग्जैक्टली रेनबो नहीं है, ये एक पानी का झरना टाइप का हो सकता है जो कि एल्बाफ के आइलैंड से गिर रहा है, जिसके ऊपर ये लोग अभी बोट को लेकर चढ़ रहे हैं। बट स्टिल इन्होंने एक मिस्टीरियस टूल को मेंशन तो किया हुआ है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद उसका कुछ लेना देना है कि आखिर ऐसा रेनबो इन लोगों ने बनाया कैसे पूरे एल्बाफ पर, और ये अभी क्यों दिख रहा है। तो इसमें बैकग्राउंड में बिंग साके का म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा जो कि बहुत ही नॉस्टैल्जिक वाली बात है सच में। एनीवेज कुछ लोग बोट पर आते हैं, वो लोग जो शैंक्स के दोस्त थे वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि क्या लूफी भी उनके साथ है। और ये लोग एक्चुअली में स्ट्रॉ हैट्स की बहुत ही स्पेशल खातिरदारी करना चाहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली
शैंक्स ने इनका नाम इनको बताया होगा। और भाई इसी को कहते हैं कांटेक्ट होना। लूफी लिटरली जाके एल्बाफ पर बोल सकता है कि चाचा विधायक है हमारे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लूफी का ग्रुप देखने को मिलता है, जहाँ पर लूफी इस समय जायंट्स के पास आ चुका है, मतलब ना कि लोकी के पास जहाँ पर हमने उसको पिछले चैप्टर में देखा था। वो जो एक लड़की जायंट थी बड़ी सी, उसके हाथ में इस समय लूफी है और वो लूफी को देखकर उसे बहुत क्यूट छोटा सा बेबी बुला रही। मैं सच बता रहा हूँ, मैं लूफी की जगह होता तो मैं उसके ब्लाउज में घुस जाता भाई, इससे बड़ा कभी कुछ नहीं मिलेगा। लूफी यहाँ पर देखता कि 1000 सनी भी इन जायंट्स के हाथ में है, तो बोलता है कि भैया वो मेरी जहाज है, उसके साथ कुछ कर मत देना। तो जर्ड जो यहाँ पे फीमेल जायंट है वो बोलती है कि अरे यार हम लोग उस रोड की तरह चूतिया नहीं है, हम लोग को ह्यूमंस बहुत पसंद है, बट हम उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ यहाँ पर पकड़ के नहीं रखते हैं। और मुझे लगता है जर्ड को लूफी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। अगर वो लूफी के साइज की होती ना तो सच में उसको दे ही देती आज रात में। भाई उसको अपने मुंह के पास ले आके बोल रही है कि देख यार भाई वो हमारा दोस्त नहीं है, मुझे उसके साथ मत जोड़, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो जो मोटा वाला जायंट है गोल मटोल सा, वो पूछता है लूफी से कि भाई तू था कहाँ, तू उतना नीचे डेड वाले एरिया में कहाँ घुस गया था। इस पे लूफी के मुंह पे पसीना आ जाता है और उसको याद आता है कि आखिर लोकी ने उससे आखिरी क्या शब्द बोले थे। और यही बेसिकली हमारे पास भी यही इन्फॉर्मेशन है कि आखिरी बार लूफी से लोकी की क्या बात हुई थी। और ये सच में बहुत मिस्टीरियस बात है, क्योंकि लोकी यहाँ पर लूफी से बोलता है कि देख भाई कुछ भी हो जाए, हम दोनों के बीच में जो सौदा हुआ है ना वो तू किसी को भी नहीं बताएगा। अब लूफी ने लोकी से क्या सौदा किया ये बहुत बड़ी वाली बात है, क्योंकि अगर लूफी ने लोकी को खुला छोड़ दिया तो भाई लिटरली लूफी इज अगेंस्ट वॉरलैंड एल्बाफ, और एल्बाफ के साथ आप कभी भी दुश्मनी नहीं रखना चाहोगे। इतना गांड में दम तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी नहीं है कि वो आके इस आइलैंड पर इन्वेड करने की कोशिश करे या फिर इस आइलैंड पर कुछ भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करें। इवन प्रेजेंट एरा के बड़े बड़े पायरेट्स भी आकर इन जायंट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करते हैं। हर कोई इन जायंट से दोस्ती बना के रखना चाहता है, फिर चाहे वो व्हाइट बियर्ड हो, बिग मॉम हो, काइडो। खैर काइडो का तो मुझे उतना नहीं आइडिया है, बट उनसे दुश्मनी तो डायरेक्ट कोई नहीं लेता है। और लूफी अगर ऐसा कुछ करता है तो भाई उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ और मान लेते हैं कि शैंक्स भी इन्वॉल्व था लोकी के पकड़े जाने में, तो लूफी इज नाउ अगेंस्ट विद शैंक्स ऑल्सो, जो कि शैंक्स वर्सेस लूफी को भी ट्रिगर आउट कर सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोड अचानक से यहाँ पर वापस आ जाता है और यहाँ पर नामी और चॉपर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भैया जोरो और सांजी वहीं बगल में खड़े हैं। हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? जोरो बगल में एक बड़े से पेड़ को अपनी तलवार से काट देता है और सांजी उस पेड़ पे इतने जोर से किक करता है कि रोड के ऊपर वो गिर जाता है। रोड की गांड फट जाती है और बोलता है कि भाई तुम इंसान बहुत चूतिए हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इससे पहले रोड नामी को कुछ करता, अचानक से वहां पर जर्ड और लूफी का भी ग्रुप आ जाता है और ये लोग इतने जोर से रोड को मारते हैं कि उसकी गांड फट जाती है। और ऐसा होते ही सांजी का ग्रुप इस बड़ी सी जायंट लेडी से भी मिलता है। और सांजी को तुम जानते हो एक नंबर का भड़वा आदमी है। जैसे ही वो इतनी बड़े लेडी को देखता है, मतलब चीजें तो बहुत बड़ी होंगी ना उसकी, वो देख के इतना ज्यादा गच हो जाता है कि चिल्ला के फिर से बोलता है इतनी बड़ी जायंट तो भाई मुझे अभी चाहिए। और देखो भाई इस कंडीशन में मैं सांजी के साइड में हूँ। यूजुअली मुझे बहुत भड़वा लगता है, बट यार इस बार ये बंदा गलत नहीं। देखो भाई जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके साइज को तुम कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते, और जब तुम्हें इतना बड़ा और इतने अच्छे प्रोपोर्शन में मिल रहा हो तो उसको देख के पागल होना भाई बनता है। खैर जर्ड अपने आप को लूफी के दोस्तों से इंट्रोड्यूस करती है और उन्हें रास्ता बताती है कि भाई ये रास्ता पकड़ के चले जाओ बादलों के ऊपर से और तुम लोग तुरंत एल्बाफ के गांव पर पहुंच जाओगे। ये चीज देख के लूफी बिल्कुल गच हो जाता है और कहता है चल भाई जल्दी से निकलते हैं इधर, मेरे को गाँव देखना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं रॉबिन के ग्रुप के पास, जहाँ पर डोरी उनसे बोल रहा होता है कि जैसे ही ये बादल साफ होंगे हमें तुरंत एल्बाफ का गाँव दिखने लगेगा। डोरी उन्हें बताता है कि एल्बाफ 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। पहला सबसे टॉप पर हेवन है, बीच में सन है और लास्ट वाला डेड है, जहाँ पर लोकी इस समय बंद है। मोस्ट ऑफ द जायंट्स उस सन वाले रेल में रहते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा रोशनी होती है। मोस्ट वाले जायंट्स मिडिल पार्ट में रहते हैं, बेसिकली मिडगार्ड के नाम पर आई थिंक इसका नाम रखा गया है, जहाँ पर सन बहुत ज्यादा शाइन करता है। और यहीं पर सबसे ज्यादा एल्बाफ के गाँव है। ऐसा बोला जाता है कि ये मिडगार्ड इतना बड़ा है, इतनी दूर तक स्ट्रेच होता है कि जितनी दूर तक तुम देखोगे तुम्हें एल्बाफ के गाँव ही गाँव दिखेंगे। और अगले बड़े से पैनल में हमें एल्बाफ का पूरा सीन दिखता है और बीच में लिखा हुआ है वेलकम टू एल्बाफ। और भाई ये एल्बाफ का गांव सच में बहुत बड़ा है। अभी पैनल में देख के उतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में जो पैनल में छोटे छोटे इंसान तुम्हें देखने को मिल रहे हैं ये सभी इंसान नहीं बल्कि जायंट्स हैं। इनके कंपैरिजन में वो घर देखो और फिर तुम इमेजिन करो कि आखिर नॉर्मल लूफी के पूरे क्रू के लिए ये जगह कितनी बड़ी होगी। इस पूरे पैनल में अगर तुम ध्यान से देखोगे एक झरना, एक बड़ा सा ब्रिज एंड इवन एक बड़ा सा कैसल भी इस पूरे एरिया में अट गया है। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं तो वन पीस के साइजिंग के साथ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। कभी कभी उनके पैनल्स को देखकर नहीं पता चल पाता कि आखिर ये किस स्केल पर कितने बड़े लगेंगे। एनीवेज इस चैप्टर में एक चीज नहीं लगती है कि कहीं कहीं पर छोटे छोटे नोट्स भी दिए गए हैं जो कि ओडा सेंसे के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। एक्चुअली में इस नोट में लिखा हुआ कि एल्बाफ इतना बड़ा है कि देखने वाले की आंखें छोटी पड़ जाती हैं और पूरी की
पूरी इंसान की जात को आज तक कोई ऐसा शब्द नहीं मिला जो कि इस सीन को डिफाइन कर पाए। और भाई ये बात एक बिल्कुल सच है, क्योंकि हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे लूफी और उसोप खुश हैं कि एक दिन वो एल्बाफ पर जाएंगे, और आज जब एल्बाफ उनके सामने है तो उसोप वहां पर रो दिया। वो लिटरली भाई रो दिया एल्बाफ को देखकर। खैर हमें नोट्स में आगे बताया जाता है कि इसे किंगडम ऑफ वॉरलैंड कहते हैं, जो कि एक बड़े से आइलैंड एल्बाफ पर पाया जाता है, और इसी वजह से इसे लैंड ऑफ जायंट्स भी कहा जाता है। और जस्ट इस सीन में हम देखते हैं कि जो जायंट पायरेट्स हैं और जो लूफी का क्रू है वो लोग एक दूसरे को वहां पर मिलते हैं। जैसे ही लूफी जायंट्स के पायरेट को देखता है उसकी आंखें फट जाती हैं, उसका जीभ बाहर आ जाता है और बिल्कुल चिल्ला कर बोलता है कि बहनचोद तुम लोग रेनबो पे आखिर चल कैसे रहे हो। खैर हमें नोट्स में आगे बताया जाता है कि पेड़ से लेके छोटे छोटे फ्लावर्स, समुद्र से लेके आसमान तक, इस धरती पे हर चीज इतनी बड़ी है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जितने भी लोग यहाँ पर एडवेंचर करना चाहते हैं मैं पूरी तरह से रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ऐसे चीज को अगर तुम इग्नोर कर दोगे तो तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम यहाँ पर आ रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि अगर तुम इस बड़े से धरती पे पैर रखने की कोशिश करते हो और अगर तुम्हें किसी चीज की ध्यान रखने की जरूरत है तो वो बस एक ही चीज है, ज्यादा देर तक इस धरती पे भटकने की कोशिश मत करना। और ये नोट लुइस आर्नोल्ड जो कि एक एक्सप्लोरर हुआ करता था उसके द्वारा लिखी गई थी। और लास्ट लाइन द स्टार्ट ऑफ ए जायंट एडवेंचर के साथ चैप्टर नंबर 1132 खत्म। अब देखो मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं, और इससे पहले हम थोड़े और डिटेल्स में जाएं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगला चैप्टर ब्रेक पर नहीं होगा। अब सबसे पहले भाई ये लुइस आर्नोल्ड नाम का आदमी है कौन? अब देखो लुइस आर्नोल्ड एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर हुआ करता था जिसने बहुत सारी कहानियां लिखी थी। अब ये कहानियां ब्रैगमैन नाम के एक बुक में पाई जाती हैं, जिसे आई थिंक 100 साल पहले, प्रेजेंट टाइम से 100 साल पहले इन्हें पब्लिश किया गया था। इस किताब की एक कॉपी ट्री ऑफ नॉलेज में भी रखी गई थी ओहारा पे, जो कि बाद में जलकर राख हो गई जब वहां पर बस्टर कॉल हुआ था। और इस किताब का नाम ब्रैगमैन इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो किताब है इसमें ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हुई थी ग्रैंड लाइन की कि लोग मानते ही नहीं थे। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि वन पीस के लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, तो देखो भाई सबसे पहली बात ग्रैंड लाइन में जाए तो लोग आते नहीं है। बहुत बड़ी जनसंख्या नॉर्थ ब्लू, ईस्ट ब्लू, इन सब जगहों पे रहती है, वो लोग कभी ग्रैंड लाइन में आने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसीलिए बहुत सारे लोग को तो डेविल फ्रूट्स की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता है और वो मानते हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो इसीलिए लोग इन कहानियों पे उतना बिलीव नहीं करते थे और उसे बस किसी के ब्रैगिंग के नाम से रख के छोड़ दिया कि कोई झूठ बोल रहा है, बकचोदी कर रहा है। एनीवे नामी के पास भी एक ब्रैगमैन वाली किताब का कॉपी होता है, और ये चीज हमें पहली बार लिटिल गार्डन वाले आइलैंड आर्क में देखने को मिलती है, जहाँ पे पहली बार हमें डोरी और ब्रोगी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखे थे। और जब इस किताब को लिखा गया था तभी शायद डोरी और ब्रोगी लिटिल गार्डन पे आके लड़ाई अपनी कर रहे थे, जिसकी वजह से इसके बारे में उस किताब में भी मेंशन है कि दो जायंट्स यहाँ पर रहते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन आखिर ब्रैगमैन में ऐसा क्यों लिखा हुआ कि इस आइलैंड पे ज्यादा देर तक घूमने की जरूरत नहीं है? तो भाई देखो इसका रीजन मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा इसने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो शैंक्स भी यहाँ पर ज्यादा टाइम रहता नहीं है। बिग मॉम कुछ टाइम तक रही थी और फिर उसके बाद उसने क्या कांड किया हम सभी लोग जानते हैं। और इस आइलैंड पर कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है। लोकी को नीचे बंद करके रखा गया है, एक बहुत ही अजीब सी डेविल फ्रूट है जिसकी पावर शायद लोकी होल्ड करता है। एंड इवन ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग एक बड़ा सा रेनबो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है ब्रैगमैन में ये चीजें इसलिए भी लिखी हो सकती हैं कि ये लोग ह्यूमंस को पकड़ के उन्हें जेल में बंद करके रख लेते हैं जैसे रोड ने पहले किया था, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई रियल रीजन है। बट मोस्टली मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अब ऑल्दो इस आइलैंड पे हर चीज बहुत बड़ी बड़ी है, जिसकी वजह से कोई भी नॉर्मल ह्यूमन इन चीजों को यूज नहीं कर पाएगा। ऑल्सो अब इन जायंट्स के लिए ज्यादा बड़े नहीं हो, तो अगर आप गलती से भी कुचल दिए गए तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। शायद इसलिए हो सकता हो लुइस आर्नोल्ड ने ये सारी चीजें अपने किताब में लिखी हो। एनीवेज हमें कुछ मिस्टीरियस फिगर्स भी देखने को मिलते हैं। एक बंदा तो लिटरली वानो वाली हैट पहनकर वहां पर घूम रहा है, उसकी छोटी सी परछाई दिख रही है हमें, बट मुझे वो चूहा भी देख के एक एंगल से लग रहा है। तो भाई अभी देखो एल्बाफ का पूरा सीन क्या है, कौन सी डील आखिर लूफी ने पेली है लोकी से जो कि हमें पता नहीं चला, और अचानक से इतना सारा चेंजेस हमें अचानक से देखने को मिल रहा है। लिटरली पिछले चैप्टर में लूफी उससे बात कर रहा था यार, इस चैप्टर में वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो थोड़ा तो हमें क्लोजर चाहिए था यार। लोकी से पहली बार इतना बहुत टाइम बाद इतना अच्छा कैरेक्टर देखने को मिला है यार। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर नंबर 1133 से हम फिर से उतने ही एक्साइटेड हो जाएंगे जितना 1131 में हुए थे। और तुम लोग बताओ भाई 2 हफ्ते का इंतजार करके चैप्टर पढ़कर तुम्हें कैसा लग रहा है? आई होप तुम लोग को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं लोकी वाली वीडियो पे अभी भी काम कर रहा हूँ यार। जैसे ही वो रिकॉर्ड हो जाती है मैं अपलोड कर दूंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।